हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और नए साल का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। सॉरी फॉर द इंट्रोडक्शन बट ये रिकॉर्ड हो गई थी आधी और मुझे इरेज करना पड़ रहा है, इसको वापस रिकॉर्ड करना पड़ रहा है ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज। तो आज की आपकी जो क्लास है वो है इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हम ये कोर्स 6 जन से स्टार्ट करने वाले थे, मंडे से, बट मैंने सोचा नया साल आने वाला है तो क्यों ना हर बार की तरह कुछ नया स्टार्ट करके करा जाए इसको। तो आपका कोर्स होता है अभी से स्टार्ट। जो आपका फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट कुछ लेक्चर्स जो रहने वाले हैं वो आपके रहेंगे इंट्रोडक्शन के बेसिक थ्योरेटिकल। तो ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आप जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे एमसीक्यू वाले वो आपसे सॉल्व नहीं होंगे। इसके अंदर ऐसी बहुत सारी लाइंस होती हैं, बहुत सारी ऐसी डेफिनेशंस होती हैं जो पूछी जाती हैं डायरेक्टली कि ये किस ऑथर ने कहा था या फिर ये किसने स्टेट करा है। तो आपको अच्छे से पढ़ना है इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, मीनिंग से। आपको पता चाहिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है इनकम्पास करता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज। ये एक ब्रिज होता है, एक लिंक होता है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक, जो ट्रांसलेट करता है हमारे लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क को एक्शनेबल प्लान्स के अंदर, जो हमारे सिटीजन्स की लाइफ को अफेक्ट करता है। हम मीनिंग पढ़ते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का तो ये इनकम्पास करता है कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड सर्विसेज। It includes a range of activities from planning, organizing, directing, controlling public resources to ensuring that government objectives are met. आपको ये ध्यान रखना होगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक सिस्टमैटिकली सिस्टमैटिक सेट ऑफ कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज, systematic set of coordinated activities to achieve a common object purpose। ये सारे वर्ड्स इस डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज का। कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज कैसे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कभी ऐसे डेविएट होकर अपने एक्टिविटीज से या फिर अपने एम्बिशन से वर्क नहीं कर सकता है। इसको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में, बहुत सारे मिनिस्ट्रीज के अंदर, बहुत सारे सब डिपार्टमेंट्स के अंदर, विंग्स के अंदर। ये अपने एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करते हैं जो एक रूप देती है किसी एक पर्टिकुलर पॉलिसी को। आपको पता होना चाहिए कि कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन में क्या फर्क होता है। आप में से मुझे जो भी जानता हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए अगर मैं बताऊं तो कोऑपरेशन जो है वो आपका थोड़ा इनफॉर्मल होता है। दोनों का मीनिंग होता है हाथ बटाना, बट कोऑर्डिनेट जो है आपका फॉर्मल स्ट्रक्चर्स के अंदर यूज होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होता है। सपोज करिए जैसे आप किसी बस में ट्रैवल करते हैं, किसी ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, आपसे कोई हेल्प मांगे तो वो कभी आपसे ऐसे कहते हैं भाई साहब कोऑपरेट कर दीजिए या फिर कोऑर्डिनेट कर दीजिए। वो आपको कहते हैं कोऑपरेट कर दीजिए, क्योंकि कॉपरेशन जो है वो आपका सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज नहीं है, इम्पोज नहीं है। कोऑर्डिनेट करना का मतलब क्या होगा, आप एक बड़े पर्पस के लिए एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं कुछ अचीव करने के लिए। तो आपका जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इज अ सिस्टमेटिक सेट ऑफ कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज टू अचीव अ कॉमन पर्पस। जो हमारा कॉमन पर्पस ये वर्ड है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसी इंडिविजुअल या फिर सोल पर्सन के पर्पस के लिए नहीं होता है। आप ऐसे कभी नहीं सुनेंगे कि इस फलाना या ढिमकाना इंसान की ख्वाहिश के लिए या फिर इसका ये जो पर्पस था इसके लिए पूरी ब्यूरोक्रेसी पीछे लगी है। आप कभी नहीं देखेंगे कि जी डीजीपी सर ये चाहते थे इसलिए पूरा डिपार्टमेंट है ना वही करने में जुट गया है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए नहीं होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक के लिए है, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए है। तो आगे बढ़ते हैं। द नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज मल्टीफेसेटेड। इट ऑपरेट्स विद इन अ डायनामिक एंड often complex environment where it interacts with political, economic and social dimensions। आपको पता होगा कि political, economic and social dimensions होते हैं public administration के। It is inherently linked to the concept of governance which encompasses the process through which authority is exercised in a society।
मैं होप करता हूँ कि आप लोग बैचलर्स अपनी करके आए हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, या फिर आपने मास्टर्स तो करी ही है, इसलिए आप ये सब्जेक्ट देख रहे हैं। तो आपको इतना आता होगा, इतना पता होगा कि ये जो बेसिक डेफिनेशंस हैं, इसके अंदर कुछ समझाने जैसा इतना नहीं होता है। बट इसको एक अलग नजरिए से देखना कैसे है, इसके बारे में कुछ अलग थिंकिंग कैसे, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी है, हम इसमें वो डिस्कस कर रहे हैं आज। द एसेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लाइज इन इट्स पब्लिक सर्विस ओरिएंटेशन। जो एसेंस है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, वो यही है कि अल्टीमेटली उसे पब्लिक सर्विस को ही करना है, पब्लिक को ही सर्व करना है। It emphasizes accountability, transparency, the rule of law, aiming to create an equitable distribution of resources and opportunities. ये जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, रिसोर्सेज है, ये इंडिया के लिए एप्लीकेबल है, ऑब्वियस सा। बट इसकी डेफिनेशन स्पेस टू स्पेस, कंट्री टू कंट्री चेंज हो सकती है। Public administration also encompasses a broad spectrum of activities that include not only government agencies but also non-governmental organizations, private enterprises, and community-based organizations. thus हम स्कोप पढ़ते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, कि स्कोप क्या है, मतलब कहाँ कहाँ तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पहुंच है, कहाँ कहाँ तक ये समाया हुआ है। ऐसी एक कथन है जो मेरे सर ने मुझे कही थी कि आपके जन्म से लेके मृत्यु तक हर जगह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। आप जब पैदा नहीं होते हैं उससे पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपकी लाइफ को अफेक्ट करता है, और आपके मरने के बाद भी। कैसे? जब आप पैदा नहीं होते हैं तो जो गवर्नमेंट स्कीम्स चलती हैं, आपको पता है प्रधानमंत्री मातृत्व अभियान चल रहा है, आपका जननी सुरक्षा योजना चलता है। उसके अंदर आपके पेरेंट्स को, आपकी मदर को एड दी जाती है, न्यूट्रिशन के लिए कुछ पैसे दी जाते हैं, कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, अर्ली हेल्थ चेकअप होता है, पोस्ट बर्थ भी बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। तो आपके जन्म से पहले आपका रिकॉर्ड रहता है कि इस घर में कहीं पे बच्चा पैदा होगा, उनको पता होता है एडमिनिस्ट्रेशन को। और जब आप मर जाते हैं उसके बाद में भी आपका रिकॉर्ड एडमिनिस्ट्रेशन के पास रहता है, आपको डेथ सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है आपकी फैमिली को। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आपकी लाइफ में रोल आपकी बर्थ से पहले है और आपकी डेथ के बाद में भी। तो स्कोप इसका इतना बड़ा है। ये सारी चीजें तो बाद में बहुत छोटी हैं कि इंक्लूड क्या क्या करता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन: पॉलिसी फॉर्मुलेशन, implementation, evaluation, as well as human resource management, financial management, organizational behavior. अब तो आप देखेंगे जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग अपने आप में सब्जेक्ट बन चुका है, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट बन चुका है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट बन चुका है। Administration also engages with public laws, ethics, public policy analysis, making it a multidisciplinary field that draws from economics, political science, sociology, and management. सिग्निफिकेंस हम ओवरस्टेट नहीं कर सकते हैं। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपकी लाइफ में बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है, जो इंश्योर करता है कि जो गवर्नमेंट एक्शन है वो अलाइन करें आपकी नीड्स और एस्पिरेशंस से। एफिशिएंट होना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत जरूरी होता है, जो इनहेंस करता है सर्विस डिलीवरी को, प्रमोट करता है सोशल जस्टिस को, और फोस्टर्स कम्युनिटी एंगेजमेंट। Moreover, it serves as a mechanism for accountability, ensuring that public officials are answerable to the public for their actions and decisions. आपको ये पता होगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली आंसरेबल नहीं होता है। पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं जिनको हम चुनते हैं वो आंसरेबल्स होते हैं पब्लिक के लिए डायरेक्ट। इन एडिशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रीब्यूट्स टू द स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन। ये भी आपको पता होगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर है तभी वो कंट्री स्टेबल रह सकती है, नहीं तो कंट्री एक दिन के लिए भी रन नहीं कर सकती अगर आपकी कंट्री में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टेबल नहीं है। एक बार के लिए आपके कंट्री में पॉलिटिकल टर्मोइल हो जाए वो एक्सेप्टेबल रह सकता है, कुछ दिनों के लिए कंट्री रन कर सकती है। बट अगर आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो जाए, आपके ट्रैफिक से लेके, आपके डेली के डेटा से लेके, आपकी सिक्योरिटी से लेके, पुलिस जो वर्क करती है, आपकी एजुकेशन पे जो वर्क होता है, आपके पूरे के पूरे ऐसे मान लीजिए कि आप सुबह से उठने से लेकर रात को सोने तक आपकी हर जगह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। इलेक्ट्रिसिटी हाउस के अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करता है। आपके रोड के ऊपर जो सैनिटेशन होता है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। आप बाहर जाते हैं आपको बस सर्विस मिलती है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। आप ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, आप कहीं पे कुछ परचेस करे जाते हैं, आप बैंकिंग सर्विस लेते हैं, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। आपके ट्रैफिक सिग्नल्स पे जो ट्रैफिक पुलिस खड़ी रहती है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बिना कंट्री का रन करना इम्पॉसिबल है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आज से नहीं है, इसका इवोल्यूशन बहुत पहले से हो चुका है। तो देखिए, implementing policies that address economic growth, public health,
education, and infrastructure. It also addresses societal inequalities by ensuring that marginalized groups receive adequate attention and resources. तो अब हम देखते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इवोल्यूशन कैसे हुआ। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्टडी है, डिस्टिंक्ट फील्ड ऑफ स्टडी तो हम ट्रेस कर सकते हैं 19th एंड 20th सेंचुरी से। जो वुड्रो विल्सन का 1887 में ऐसे आया था, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उससे आपको एक डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन की उपाधि तो मिल गई थी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तभी से वर्क कर रहा है। इंडियन अगर एविडेंस की ही बात करनी हो, तो जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र है, उसमें पूरा अच्छी तरह से जिक्र किया गया है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे वर्क करता था। उसके अंदर जो आपका सिस्टम है रेवेन्यू कलेक्शन का, जस्टिस डिलीवरी का, किंग के एक पब्लिक को सर्व करने का जो आउटलुक दिया गया है उसके अंदर, कि इन द हैप्पीनेस ऑफ ए सब्जेक्ट्स लाइज हिज हैप्पीनेस। कौटिल्य ने ये बात बोली है किंग के लिए। तो वहां से पता चलता है कि एडमिनिस्ट्रेशन इतना पुराना है, और ये अब से नहीं है। जिस दिन किसी इंसान ने थोड़ी सी सोच समझ डेवलप की होगी, उसी दिन से आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वर्क कर रहा होगा। आप देखिए, जब इंसान बने होंगे, इवोल्यूशन हुआ होगा, उस टाइम पे साथ में वो पहले कोऑर्डिनेटेड नहीं रहते थे। बट जब उनको पता चला कि अकेले हैं हम, हमारे ऊपर तो जानवरों से खतरा हो सकता है, शेर हमें आके कभी भी खा सकता है, हमला कर सकता है, तब वो एक साथ रहने लगे। तो क्या करा उन्होंने? कोऑर्डिनेशन करा, जो हमने पहले पढ़ा था। किसके लिए करा? कोई पर्पस क्या बनाया उन्होंने? उनके अपनी सेफ्टी को देखा, अपने लाइवलीहुड को रखने के लिए, कि अगर हम ज्यादा लोग इकट्ठे रहेंगे तो हम सेफ रहेंगे और हम शिकार कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। उन्होंने कभी लाइफ में नहीं सोचा होगा कि वो कभी किसी हाथी का शिकार कर पाएंगे, बट कैसे हुआ? कोऑर्डिनेशन से। जब 10 लोग हाथी को घेरने गए, तो दो ने कहा कि मैं उसको यहाँ से बुलाऊंगा, आप लोग पीछे से उसकी टांगे पकड़ लेना, रस्सी से बांध देना। किसी ने कहा मैं उसको वैसे बहकाऊंगा, आप लोग उसको उधर से पकड़ना। किसी ने कहा कि मैं उसको उधर से आवाज दूंगा, इतने में तुम दो जने उधर से आके उसको धक्का मारना। किसी से भी, चाहे पत्थर से मारना या कुछ करना। फिर बाद में कोई कहता है इतने में मैं ऊपर चढ़ जाऊंगा, जब वो नहीं देखेगा, और मैं उसको नशे वाली दवाई सुखा दूंगा तो वो गिर जाएगा। तो ऐसे ही जो कोऑर्डिनेशन हुआ है आपका, उसी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप हुआ है। उसको हालांकि किसी डिस्टिंक्ट फील्ड में लिखना वो अलग बात है, बट आप ये नहीं कह सकते कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अभी का सब्जेक्ट है, अभी रिसेंट का सब्जेक्ट है। इनफैक्ट आप बोल सकते हो कि अगर सबसे पहले कोई सब्जेक्ट आया हो, तो वन ऑफ द सब्जेक्ट्स वाज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कि कैसे लोगों ने अपने आप में कोऑर्डिनेट किया, कैसे उन्होंने एक पर्पस को अचीव करा साथ मिलके। और जब ये होने लगा, तो उन्होंने अपना सरदार बनाया कि अब हम डेली तो ये नहीं दे सकते हैं कि कौन कैसा इंसान बिहेव कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, तो हम किसी को इलेक्ट कर लेते हैं, जो ये सब का ध्यान रखेगा, जो बेसिक सर्विसेज होती हैं वो प्रोवाइड करेगा, और जो उनको नहीं मानेगा उसको पनिश करेगा। तो यहीं से आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की उत्पत्ति स्टार्ट हो गई थी। हम पढ़ते हैं द एमर्जेंस ऑफ मॉडर्न स्टेट and the need for professional governance led to the formalization of public administration as a discipline. The early theorists, such as Woodrow Wilson, emphasized the importance of separating politics from administration. पहले पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को साथ में गिना जाता था, एडमिनिस्ट्रेशन को एक पॉलिटिक्स का पार्ट मानते थे, कि एडमिनिस्ट्रेशन इज जस्ट फॉर द इम्प्लीमेंटिंग पॉलिटिकल एजेंडास। बट ऐसा नहीं था, धीरे धीरे ये चीज अलग होने लगी। एडवोकेटिंग फॉर अ मोर साइंटिफिक एंड एफिशिएंट अप्रोच टू गवर्नेंस, विल्सन सेमिनाइल ऐसे द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कब आया था ये? आपको डेट पता होनी चाहिए, 1887। वुडरो विल्सन कौन थे? अमेरिकन प्रेसिडेंट रहे थे ये। Laid the groundwork for the systematic study of public administration and the application of management principles to public sector organizations. The progressive era further contributed to the development of public administration by promoting reforms aimed at reducing corruption and increasing efficiency in governance. तो जैसे जैसे आपकी डेवलपमेंट होती गई, जैसे जैसे उसकी नीड फील हुई आपके करप्शन को रिड्यूस करने के लिए और एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, वैसे वैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और ज्यादा पावरफुल होता गया। The adoption of scientific management principles by figures like Frederick Taylor influenced the administrative practices, emphasizing efficiency and productivity. ये सारा हम पढ़ेंगे कि कैसे क्लासिकल थ्योरी डेवलप हुई, उसके बाद में कैसे आपका बिहेवियरलिस्ट अप्रोच आया, ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच आया आपके। ये सारे हम आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। So throughout the 20th century, public administration continued to evolve, influenced by global events, social movements, and theoretical advancements. The behavioral revolution in the mid 20th century shifted focus towards the human element of the administration, emphasizing organizational behavior and decision-making process. This period also witnessed the emergence of new public administration,
which advocated for a more participatory and equitable approach to governance, challenging the traditional bureaucratic models. अब हम देखते हैं प्रेजेंट स्टेटस क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। तो जो है आज का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका वो करेक्टराइज किया जाता है किससे? रिस्पॉन्सिवनेस टू a rapid changing global landscape. The advent of technology has revolutionized the way public services are delivered, with e-governance emerging as a critical component of contemporary public administration. Governments are increasingly leveraging technology to enhance transparency, improve citizen engagement, and streamline service delivery process. जो आपका आजकल का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है। कैसे? जब आपका ग्लोबलाइजेशन सीन में आया, जब पता चला कि एक कंट्री आइसोलेट होके अपने एडमिनिस्ट्रेशन को वर्क नहीं करा सकती है, अब आपके नीड्स बियॉन्ड द बॉर्डर्स हैं। तो ई गवर्नेंस, सिटीजन एम्पावरमेंट, ट्रांसपेरेंसी और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से घिरा हुआ है आज आपका आज प्रेजेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। Moreover, the discipline has embraced a more holistic approach to governance, recognizing the importance of collaboration among various stakeholders, including the private sector and the civil society. This shift towards collaborative governance reflects the growing recognition that complex societal challenges require coordinated efforts and shared responsibility. In addition, public administration faces numerous challenges in the contemporary context, including globalization, resource constraints, and shifting public expectations. The COVID-19 pandemic underscored the importance of effective public administration in crisis management. आपने देखा ही होगा कि कोविड के अंदर कैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने मैनेज किया था आपकी वैक्सीन सप्लाईज को, आपके ऑक्सीजन के जो सिलेंडर्स थे उनको, आपके जो पब्लिक में इतना हैवॉक मचा हुआ था उसको कैसे संभालना 140 करोड़ की आबादी के अंदर। सबसे बड़ा एडमिशन का टेस्ट आपका रिसेंट पीरियड में अगर कोई हुआ है तो इंडिया इसका एक प्रूफ है कि कैसे आप इतने टेंस्ड माहौल में भी इतना काम रह के कोई एडमिनिस्ट्रेशन वर्क कर सकता है, इतना स्मूथली रन कर सकता है। मानते हैं कि बहुत सारी कमियां रही हैं, बहुत सारे लूप होल्स रहे जिसके लिए अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए थी बट नहीं ली, बट स्टिल इट वाज अ इम्प्रेसिव वर्क बाय द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, highlighting the need for the agility, innovation, and resilience in public sector organizations. The current emphasis on sustainable development and social equity further underscores the role of public administration in addressing present global issues such as climate change and equality. और आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आजकल के टाइम पे जो है क्लाइमेट चेंज और इन ये जो आपका इनइक्वालिटी है इन द मैटर्स ऑफ रिसोर्सेस, इससे भी डील करता है। अब हम पढ़ते हैं पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी। तो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है। और जब पहले क्या था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स को एक समान मानते थे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स माना जाता था, पॉलिटिकल साइंस माना जाता था। बट विद द एसे ऑफ वुड्रो विल्सन इसको अपना एक डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिटी मिलना स्टार्ट हुआ। तो अब हम देखते हैं कि क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस अलग है, एक है या फिर क्या है। The concept of politics and administration dichotomy has been a foundational principle in the field of public administration, originating primarily from the works of scholars like Woodrow Wilson in the late 19th century. The dichotomy posed a clear separation between political sphere and administrative sphere, asserting that political leaders should set policy, that administrative officials should implement these policies without interference from political agendas. आपको पता होगा कि वुड्रो विल्सन ने कहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चंस आर नॉट पॉलिटिकल क्वेश्चंस एंड पॉलिटिकल क्वेश्चंस आर नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर। तो स्टार्टिंग में जब आपका सब्जेक्ट सेपरेट होना स्टार्ट हुआ था एज ए सेपरेट डिसिप्लिन, तब ये सारी चीजें कही गई थी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन दोनों अलग सब्जेक्ट होने चाहिए। That bureaucrats are insulated from the political pressures that could comprise their decision-making process. However, the practicality of dichotomy has been widely debated. Critics argue that the strict separation of politics and administration is unrealistic, as administrative decisions are often influenced by political considerations. तो आज के टाइम पे ये जो डाइकोटमी है वो रेलेवेंट नहीं रह सकती है। आप एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट में नहीं रख सकते पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस को। ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं, ये दोनों इंटरलिंक्ड हैं।
क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका बिना पॉलिटिकल लीडरशिप के वर्क नहीं कर सकता है, और ना ही पब्लिक पॉलिटिकल लीडरशिप में इतनी टेक्निकल नॉलेज है, इतना एफिशिएंसी है कि वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बिना वर्क कर पाएगा। ये जो डायकोटमी है वो आज के टाइम पे परसिस्ट नहीं करती है। दोनों की नेचर सेम है। आपकी प्रॉब्लम्स इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई हैं कि आप ये भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चन है या फिर पॉलिटिकल क्वेश्चन है। This complex relationship has prompted scholars to reassess the dichotomy, leading to a more nuanced understanding of how politics and administration coexist and interact within the governance framework. So, in contemporary public administration, the politics administration dichotomy is further complicated by the rise of globalization and increasing complexity of governance. Reevaluation of how administrative agencies operate as public administration becomes more intertwined with global economic and political forces. The once clear boundaries between politics and administration blur. Then this necessitates an adaptive approach in public administration that recognizes the multifaceted influences of both domestic and international factors. हम देखते हैं ग्लोबलाइजेशन कैसे इफेक्ट करता है आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। Globalization has significantly reshaped the public administration, introducing challenges and opportunities that demand innovative responses from the government entities. The rapid flow of information, goods and people across the border, यही तो आपकी डेफिनेशन है ग्लोबलाइजेशन की, is the flow of information, goods and people across the borders, is known as globalization, has led to a heightened need for cooperation and coordination among nations, thus complicating traditional bureaucratic processes. Public administrators are now required to engage in transitional collaborations, drawing on best practices from various jurisdictions to address issues that transcend national boundaries, such as climate change, terrorism, and public health crisis. ग्लोबलाइजेशन ने आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो ऑफ वेरियस कंट्रीज को साथ में ला के दिया है। कैसे? क्योंकि अब आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म एंड पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, विच इज कोविड 19, द रीसेंट एग्जाम्पल, इस टाइम पे आपकी कंट्री जो है वो आइसोलेटेड नहीं रह सकती हैं। ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट करता है। आपका जो मूवमेंट होता है लोगों का, आपका जो टेररिज्म है वो किसी एक कंट्री से रिलेटेड नहीं है। ये ग्लोबल टेरर है, ग्लोबल अटैक है, ये ग्लोबल चैलेंज है। क्लाइमेट चेंज इज अ ग्लोबल फिनोमेना। कोई एक कंट्री पर्टिकुलरली इसके लिए ना तो रिस्पॉन्सिबल है और ना इसको ठीक कर सकती है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम्स अब बाउंड्रीज तक नहीं रही हैं, अब बॉर्डर्स तक लिमिटेड नहीं है, ये ट्रांसेंड कर चुके हैं बॉर्डर्स को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। Moreover, the globalization has fostered the emergence of a more interconnected world. आपका वर्ल्ड जो है आज के टाइम पे ज्यादा इंटरकनेक्टेड है, wherein local administrative decisions can have far-reaching global implications. ये आप जानते हैं कि आपकी एक छोटी सी बात अगर आज कहीं कंट्री में किसी में कही जाए, वो कब एक इंटरनेशनल न्यूज बन जाती है आप समझ भी नहीं पाएंगे। आपको इन द ब्लिंक ऑफ सेकंड्स ये सारी चीजें इतनी जल्दी स्प्रेड होती हैं। तो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो लोकल नहीं रही हैं, वो है ग्लोबल इन नेचर। This interconnectedness necessitates a shift in the competencies required of public administrators, as they must now be equipped with the global perspective and ability to navigate complex international relationships. तो अब आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं वो भी अपने ट्रेडिशनल नॉलेज के साथ में इसको डील नहीं कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी टेक्नोलॉजी एडवांस होती है, जैसे जैसे आपकी प्रॉब्लम्स कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स को हमेशा उनसे दो कदम आगे रह के ट्रेंड होना होता है। तो उनको भी ज़रूरत है कि वो बेटर टेक्नोलॉजी के साथ, बेटर ट्रेनिंग के साथ फील्ड में रहें। तो इससे आपकी कंट्री क्या करती है, ये भी ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही होगा। अगर आपकी प्रॉब्लम्स कॉम्प्लेक्स हो रही हैं, तो आप लोग ज़्यादा अगर एफिलेटेड होना चाहते हैं, ज़्यादा ट्रेंड होना चाहते हैं, ज़्यादा बेटर इक्विप्ड होना चाहते हैं, तो भी आपको ग्लोबलाइजेशन का ही सहारा लेना होगा। इट इज़ द क्योर, इट इज़ द डिजीज। This shift also emphasizes the importance of understanding cultural sensitivities and impact of global norms on local governance practices. The challenges posed by globalization extend beyond more administrative adjustments. They call for a paradigm shift in the way we conceptualize governance. As governments face pressure to respond swiftly to global issues, the traditional global bureaucratic model, characterized by the hierarchical structures of rigid protocols, may prove inadequate. आपके जो आजकल हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, रिजिड प्रोटोकॉल्स होते हैं, ये वर्क नहीं कर सकते हैं ग्लोबल इश्यूज के अंदर।
आपको इन टेक्निक्स को इम्प्रूव करना होगा, कुछ नई टेक्निक्स को डेवलप करना होगा. There is a growing recognition of the need for adaptive governance structures that promote flexibility, collaboration, and inclusivity in decision-making processes. हम देखते हैं कैसे एक पैराडाइम शिफ्ट आया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, फ्रॉम गवर्नमेंट टू गवर्नेंस. आपके जो कॉन्सेप्ट हैं गवर्नेंस के, गुड गवर्नेंस के, इसको हम बाकी के आगे वाले स्लाइड्स के अंदर पढ़ेंगे. आगे आने वाली वीडियोस में आपको इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा. द पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट टू गवर्नेंस marks a fundamental transformation in the understanding and practice of public administration. The shift is characterized by a move away from centralized top-down approach to a more decentralized participatory model that engages a variety of stakeholders in the decision-making process. The concept of governance encompasses not only the actions of the government institutions, but also the roles of civil society, private sector actors, and international organizations in shaping policies and outcomes. In the governance model, the emphasis is placed on collaboration and shared responsibility among various sectors. Public administrators are increasingly seen as facilitators of dialogue and consensus building rather than the sole decision makers. तो जो आपकी गवर्नमेंट से गवर्नेंस की तरफ की जर्नी है वो कैसे होती है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा के नहीं बल्कि कम करके उनको प्रोवाइडर बनना नहीं है, उनको फैसिलिटेटर बनना है. उनको डिसीजन मेकर नहीं बनना है, उनको डिसीजन शेयर करना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करना है. उनको फैसिलिटेटर बनना है, उनको रीजनरेटर बनना है, उनको प्रोवाइडर नहीं बनना है. This collaborative approach fosters a sense of ownership among stakeholders, leading to more effective and sustainable policy outcomes. The integration of diverse perspectives also enhances the legitimacy of decisions, as the concerns and aspirations of different groups are considered in the governance process. One of the key features of this shift is the recognition of the importance of networks in governance. जो networks होते हैं आपकी governance में, ये भी आपका एक अलग से topic है. Public administration administrators are required to cultivate relationship and build networks that facilitate information exchange, resource sharing, and joint problem solving. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स आपके आइसोलेट रहे कि लोगों से अपने डिसीजंस को बेटर नहीं बना सकते हैं, अपनी पॉलिसीज को बेटर नहीं बना सकते हैं. उनके नेटवर्क्स होना बहुत जरूरी है. जैसे आप पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, सबके अपने अपने कुछ ना कुछ खबरी होते हैं. वो क्या करते हैं? वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि आपकी पॉलिसीज कैसी होनी चाहिए, आपको किससे खतरा हो सकता है, आपको आगे कैसे तैयारी करनी चाहिए. तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी अपनी इंफॉर्मेशन रखना, अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है. अपने नेटवर्क्स को बिल्ड करना बहुत जरूरी है ताकि आप बेटर पॉलिसीज बना पाएं, जो है उनको इनहेंस कर पाए, या फिर आपको कैसी चीजें नहीं करनी है उसको भी ध्यान में रख पाए. This network governance approach allows for greater responsiveness to emerging challenges as it leverages the collective expertise and resources of multiple stakeholders. Additionally, the transition from government to governance has implications for accountability and transparency. जैसे जैसे आपकी गवर्नेंस स्ट्रॉन्ग होती जाती है, आपकी अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जाती है. As multiple actors became involved in the decision-making process, traditional accountability mechanisms must be adapted to ensure that all stakeholders are held accountable for their roles and contributions. This requires a commitment to openness and transparency, allowing for public scrutiny and fostering trust among citizens. Furthermore, the paradigm shift is influenced by the rise of technological and digital governance. इसमें तो कोई वैसे भी दोहराई नहीं है कि जो आपका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, जो डिजिटल गवर्नेंस है, उसने एक रेवोल्यूशन क्रिएट किया है आपकी गवर्नेंस स्ट्रक्चर के अंदर. The advent of the internet and social media has transformed how governments engaged with citizens, enabling more direct communication and participation in governance processes. E-governance initiatives have emerged, allowing for a greater access to information, enhancing citizen engagement, and promoting responsiveness to public needs. However, this digital transformation also presents challenges, including issues of digital divide and cybersecurity. आपको पता है अगर कोई चीज अच्छी होती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छे होंगे, कुछ बुरे भी होते हैं. डिजिटल लिटरेसी ने, डिजिटल गवर्नेंस ने जितना फायदा करा है उसके साथ साथ नुकसान भी करा है, जो कि आपका डिजिटल डिवाइड है कि कुछ लोगों को एक्सेस मिलना और कुछ के पास बेसिक इंफॉर्मेशन भी ना होना कि वो किस चीज के लिए इंटाइटल्ड है, वो किस चीज के लिए गवर्नमेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबल है.
एंड साइबर सिक्योरिटी की जैसे थ्रेट्स होते हैं आपके पास। इन कंक्लूजन अगर हम देखें तो द इंटरप्ले बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यूज टू इवॉल्व, particularly in light of globalization and the shift toward governance. The politics administration dichotomy, once seen as a clear delineation, now requires a more integrated understanding of how these spheres interact. The paradigm shift from government to governance reflects a recognition of the need for collaborative approaches, emphasizing the roles of various stakeholders in the decision-making process. As public administration continues to adapt these changes, it remains essential to foster transparency, accountability, and inclusivity to effectively address the challenges of the contemporary government. तो इसके साथ आपकी जो फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट लेक्चर खत्म होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इंट्रोडक्शन का। ये यूनिट वन का एक कुछ छोटा सा हिस्सा है। इसके बाद में हमारे पास और भी सारे टॉपिक्स बचते हैं जिसको हमें कवर करना है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी, एक इंट्रोडक्शन था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, हम इसके बारे में किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, हम आगे जाके क्या डिस्कवर करेंगे, क्या नॉलेज गेन करेंगे। होप करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ में। इसके सीरीज के अंदर आपके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव आपको आउटले मिलेगा, आपको पूरे लेक्चर्स प्रोवाइड करे जाएंगे, जो कि मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद ने पाया है कि यूट्यूब के ऊपर इस सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत कम मटेरियल अवेलेबल है, इन द मार्केट ऑल्सो, इन द इंटरनेट ऑल्सो। तो आपको एक ट्राई कोशिश की जा रही है आपको सब कुछ एक ही जगह पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करने की। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको रेगुलरली टेलीग्राम चैनल लेट्स डिकोड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर मिलती रहेंगी। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही।